नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रहना है तेरे दिल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का पसीने से लथपथ जल्दी जल्दी चल रहा था। उसका मन आज बहुत घबरा रहा था। वो अपने तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो धड़ाम से अपना कमरा बंद कर लेता है और अपनी चीज़ों को फेंकने लगता है। कुछ पल बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अपना सर पकड़कर बेड के किनारे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्यों 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 छोड़कर चली गई तुम मुझे? ये जानते हुए भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर मुझे देर हो गई थी अपनी गलती समझने में तो मुझे आकर एक थप्पड़ मारकर मुझे समझा सकती थी। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें डिवोर्स पेपर दे भी दिए थे तो तुम मेरा गुस्सा ठंडा होने तक वेट कर सकती थी। मैं आज तुम्हारे कितने करीब था, पर आज फिर तुम्हें पता चल गया मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। तुम फिर से जाकर चुप गई। मैं कितना बेचैन था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे दूर रहने में खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। जब तुम्हारा मन भर जाए मुझसे दूर रहकर तब आ जाना, पर याद रखना तुम्हारा ये अभी तुम्हारा इंतज़ार करेगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। करती तो तुम भी हो, पर मैंने इतनी बड़ी गलती की है जिसके लिए तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। मैं बेवकूफ़ था जो दूसरों पर विश्वास करके तुम्हें अपनी लाइफ से दूर कर दिया। कितने दुख दिए हैं तुम्हें। प्लीज़ जान वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ये अभी अधूरा है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की हाँफती सड़कों पर भाग रही थी। वो जल्दी से एक ऑटो पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। जल्दी से वो अपने घर पहुँच जाती है। वो घर की घंटी बजाती है, तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी गेट एक लड़की खोलती है। वो लड़की उस लड़की को बेहोश देखकर हैरान हो जाती है। वो चिल्ला कर कहती है, ईशु क्या हुआ तुझे? वो बड़ी मशक्क़त से उसको संभाल कर अंदर लाती है और इसको बेड पर लेटाकर डॉक्टर को कॉल कर देती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है और कहता है कई दिनों से डिप्रेशन में है, आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस किया है, घबराहट के कारण ये बेहोश हो गई हैं। कुछ देर बाद इनको होश आ जाएगा, बस ध्यान रहे ये स्ट्रेस ना ले। कुछ देर बाद डॉक्टर चले जाते हैं तो वो लड़की बोल पड़ती है और कहती है, मुझे पता है ईशु, तूने आज फिर अभी को देखा ना, क्यों नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ देता वो? कब सब ठीक होगा? रात का समय एक लड़की सुनसान रास्ते पर भाग रही थी। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। वहाँ पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी, बाकी सब कुछ शांत था। सुनसान रास्ते पर एक दो गाड़ियाँ ही जा रही थी। वो लड़की कभी भागती, कभी गाड़ियों को रोकने के लिए इशारा करती, पर कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो लड़की भागती हुई किसी गाड़ी से टकरा जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। उसके सर पर चोट लग जाती है और उसमें से खून निकल रहा था। वो गाड़ी एक झटके से रोकती है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि लगभग 25 साल का था। वो भागकर उस लड़की के पास आता है और उसके गाल को थपथपा कर कहता है, ओ हेलो मिस, आपको मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए? पर वो लड़की उठे तो कुछ बोले, तब तक वो गुंडे वहाँ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, देखो सर जी, ये हमारा माल है, आप पैसे नहीं ले जा सकते। अगर तुम उसको चखना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का कुछ कहता, उससे पहले पुलिस की सायरन सुनाई पड़ती है। वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं जैसे वहाँ थे ही नहीं। पुलिस की गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और एक ऑफिसर बाहर आता है। उस लड़के की पीठ थी पुलिस की तरफ। वो ऑफिसर उन दोनों को साथ में देखकर कहता है, ओ लैला मजनू, ये सब अपने घर किया करो, ऐसे सुनसान रास्ते पर नहीं। अरे भाई, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी आवाज़ सुनकर वो लड़का पलटता है। उसको देखते उस ऑफिसर की पैंट गीली हो जाती है। वो घबरा कर कहता है, सर आप हमें लगा कोई और है। वो लड़का कहता है, अब पता चल गया ना, अब निकलो यहाँ से। वो ऑफिसर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो लड़का पलटकर उस लड़की को फिर से उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। तो वो लड़का खुद से कहता है, ये क्या नई मुसीबत है यार, अब इसको भी झेलना पड़ेगा। वो उस लड़की को बाहों में उठाने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। गोरा रंग, मखमली से मुलायम गाल,
जो भीगने और भागने की वजह से लाल हो चुके थे। गुलाब की पंखुड़ियों से भी लाल और मुलायम होठ, व्हाइट अनारकली सूट जो उसके गोरे बदन पर चिपका हुआ था, जिससे उसका फिगर उभर कर आ रहा था। उसके लंबे बाल पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे, इतने सुंदर कि कोई छूने से भी डर जाए। गुड़िया सी जिसको सिर्फ किसी जगह पर बैठा कर रखे और उसको देखते रहे। उसकी उम्र कुल मिलाकर 21-22 साल की लग रही थी। उस लड़के का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो लड़का खुद से कहता है, क्या लड़की है यार, एकदम किसी अप्सरा जैसी, कितनी सुंदर है ये। अरे नहीं नहीं, अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर। कुछ तो बात है इसमें जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आज से पहले इतनी सुंदर परी नहीं देखी मैंने। आज तक लड़कियां मुझे देखकर बेहोश होती थी और ये मैडम तो मेरी गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो गई, वरना ये भी मेरे चार्म से बच नहीं पाती। कुछ तो बात है, सबसे अलग है इसमें। और हमारी मुलाकात में लगता है मेरी ज़िंदगी में भी तूफान आने वाला है। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुरा देता है। ये है अभिमन्यु प्रताप सिंह, प्रताप एंटरप्राइजेस के इकलौते वारिस। पूरे इंडिया में टॉप पर है इनकी कंपनीज। इनके बहुत से होटल हैं। देखने में बहुत ही हैंडसम है। गोरा रंग, नीली आंखें, लाल पतले होठ, कातिल मुस्कान। इनकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, इसके बड़े भाई और भाभी और उनका बेटा वीर है। अभिमन्यु उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा देता है और आराम से लिटाने लगता है। लिटाने के बाद जैसे ही वो उससे दूर होता है, उसकी शर्ट के बटन में उस लड़की की चैन उलझ जाती है। वो उस चैन को अलग करने लग जाता है। तभी उसकी नज़र उस लड़की के गुलाबी होंठों पर पड़ती है, जिन पर बारिश की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। उसका दिल मचलने लग जाता है। उसका दिल चाह रहा था उसके गुलाबी होंठों को किस कर ले, पर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता है। तो वो झुककर उस लड़की के गुलाबी होंठों को चूम लेता है। उसको होंठों को स्पर्श पाते अभिमन्यु की बॉडी में करंट लगता है। आज तक उसको ये एहसास कभी नहीं हुआ था। वो जल्दी से उस लड़की से दूर हो जाता है और अगली सीट पर बैठकर घर की तरफ निकल जाता है। 20 मिनट के अंदर वो एक आलीशान घर के बाहर था। वो दबे पांव उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और अपनी काकी को बुला लाता है। काकी जब उसके कमरे में आती हैं तो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती हैं। तो अभिमन्यु उस लड़की के साथ हुई मुलाकात की सारी बात काकी को बता देता है। फिर काकी कुछ नहीं कहती। अभिमन्यु काकी से उस लड़की के कपड़े चेंज करने को कहता है और अपने वार्डरोब से अपना लोवर और शर्ट दे देता है। वो कपड़े देकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर में काकी उसके कपड़े बदल देती है और उसको अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर देती है, जिससे उस लड़की को ठंड ना लगे। फिर वो बाहर आकर अभिमन्यु को अंदर भेज देती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। अभिमन्यु उस लड़की की तरफ देखता है जिसके माथे से थोड़ा सा खून जो निकलकर सूख गया था। वो उस खून को साफ करके दवा लगा देता है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। फिर उसको एकदम से याद आता है, वो तो सड़क पर बेहोश हुई थी, तो यहाँ कैसे आई। उस लड़की को याद आता है वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी और अब यहाँ कैसे। फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है। एक बार वो फिर से चौंक जाती है। वो सोचती है उसके कपड़े किसने बदले। वो कपड़े किसी लड़के के लग रहे थे। वो अपने कपड़े देखती है जो कि एक कोने में पड़े हुए थे। उसकी किसी अनहोनी की आशंका होती है। उसकी आंखें भीगने लग जाती हैं। उसका शरीर कांपने लग जाता है। तभी अभिमन्यु अंदर आ जाता है और उसको होश में देखकर उसके पास आता है और खुशी से कहता है, तुम्हें होश आ गया, थैंक गॉड। तुम सड़क पर इतनी रात को क्यों भाग रही थी। वो लड़की कुछ नहीं कहती, जिससे अभिमन्यु को अजीब लगता है। वो फिर से कहता है, क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो लड़की कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो अभिमन्यु कहता है, पर तुम्हारा इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह चली जाना। तो वो लड़की चीख पड़ती है और रोते हुए कहती है, ताकि तुम एक बार फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सको। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं समझ चुका था वो लड़की उसके बारे में क्या सोच रही थी। वो थोड़े गुस्से में कहता है,
ए लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? और तुमने मुझ पर ये इल्ज़ाम किस खुशी में लगाया? क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है? तो वो लड़की कहती है, आपके कहने से क्या होता है? मेरे कपड़े और ये कमरा चीख चीख कर कह रहा है तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। अभिमन्यु गुस्से में उसके पास आता है और उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर खुद की तरफ खींच लेता है और गुस्से में कहता है, तुमने तो बोल ही दिया है मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तो क्यों ना एक बार फिर तुम्हें चखा जाए। वो लड़की कुछ सोचती और कहती, उससे पहले अभिमन्यु उसके होठों को अपनी होठों में भींच लेता है और बड़ी ही बेतरबी से चूमने लगता है। वो लड़की उसके बाहों से निकलने के लिए कसमसा रही थी, पर अभिमन्यु पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी पकड़ उस लड़की की कमर पर और उसके होठों पर कस रही थी। वो लड़की कुछ सोचती तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस लड़की ने अभी को मारना शुरू कर दिया, जिससे अभी की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। उस लड़की ने अभी को धक्का दे दिया, पर अभी पर उसका असर नहीं हुआ। पर वह होश में जरूर आ गया था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की गुस्से में अभिमन्यु को उंगली दिखाते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अभिमन्यु उसके करीब जाकर बोला, करके दिखाऊं फिर से? शायद तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे किस किस नाम से और किस किस से कंपेयर किया था। यह बस उसका ट्रेलर था। वह लड़की अभिमन्यु को गुस्से में घूरते बोली, आप कितने बेशर्म हैं, आपको शर्म नहीं आई किसी लड़की का फ़ायदा उठाते हुए? अभिमन्यु उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकल जाता है। वह लड़की सरक कर बैठ के एक कोने में बैठ जाती है। कल रात की बातें याद करके उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह खुद को रोने से रोक लेती है। उसने अभिमन्यु को गलत समझा, इस बात का अफसोस उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह अपनी ही सोच में गुम थी कि अभिमन्यु उसके लिए सूप और खाना लेकर आता है। अभिमन्यु धीरे से कहता है, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत कमज़ोर हो सके तो कम से कम 2-3 दिन तक रेस्ट करना। मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ, खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको टैबलेट भी खानी होगी। वह लड़की चुपचाप खाना खाने लग जाती है। उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई और प्लेट वापस अभिमन्यु की तरफ सरका दी। अभिमन्यु थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, सूप को कंप्लीट करो, पर उस लड़की ने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुकाकर बैठ गई। अभिमन्यु उसी लड़की को गौर से देख रहा था। अभिमन्यु उस लड़की के करीब जाकर बोला, चुपचाप सूप फिनिश करो वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। वह लड़की अभिमन्यु की आंखों में देखकर बोली, फिर तुम में और उन दरिंदों में क्या फ़र्क रह जाएगा? इससे अच्छा होता तुमने मुझे उनसे बचाया ही नहीं होता। अभिमन्यु उस लड़की के करीब जाकर बोला, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन उन गुंडों जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, इसीलिए अच्छा होगा मेरी बात मानो और सूप फिनिश करो। उस लड़की ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु अपने माथे पर अपनी 2 उंगलियां करते बोला, तो तुम नहीं मानोगी? ठीक है, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह कहकर अभिमन्यु उस लड़की के करीब जाने लगता है। वह लड़की घबराहट के मारे पीछे सरकने लगती है। उसकी पीठ बैठ के बिल्कुल सट जाती है। अभिमन्यु लड़की की आंखों में देखता बोला, अब कहाँ जाओगी तुम? आना तो मेरे ही पास है। अभिमन्यु एक बार फिर उससे कहता है, चुपचाप सूप फिनिश कर लो, पर वह लड़की टस से मस नहीं हुई। तो अभिमन्यु ने 1 चम्मच सूप पीकर जबरदस्ती उस लड़की के होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही सूप उस लड़की के मुंह में गया तभी अभिमन्यु से दूर हो गया। उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। अब उसको सूप गटकना ही पड़ा। उस लड़की ने अपना बुरा सा मुँह बना लिया, जैसे उसको सूप पसंद नहीं आया और उसको अभिमन्यु पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था, लड़कियां मेरे करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती हैं, एक यह लड़की है जिसको मेरे करीब आने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मैं इसके इतने करीब क्यों हो रहा हूँ? मुझे क्यों फिक्र हो रही है इसकी इतनी? उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वह खुद पर चिल्लाते बोला, कंट्रोल अभिमन्यु कंट्रोल, इस लड़की की अभी तबीयत खराब है इसीलिए यहाँ पर है और यह तेरा फर्ज बनता है कि तू इसका ख्याल रखे और कुछ भी नहीं। फिर वह उस लड़की से बोला, अब क्या इरादा है तुम्हारा? उस लड़की ने अपनी आईब्रो से उठाकर देखा, मानो पूछ रही हो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अभिमन्यु बोला, अगर तुम चाहती हो मैं अपने होठों से तुम्हें
तुम्हें सूप पिलाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच लो तुम। यह कहकर अभिमन्यु अपने मुंह में सूप लेकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता। अभिमन्यु के अपने करीब आते देख वह लड़की झट से अभिमन्यु के हाथ से सूप ले लेती है और अपने होठों पर लगा देती है। उसकी हड़बड़ाहट देखकर अभिमन्यु के होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है, पर वह जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। वह लड़की जल्दी से सूप पी लेती है और बुरा सा मुंह बना लेती है, क्योंकि उसको सूप बिल्कुल पसंद नहीं था। अभिमन्यु उसकी तरह टैबलेट्स बढ़ा देता है और टैबलेट लेने का इशारा करता है। बिना ना नुकुर करे वह लड़की टैबलेट्स ले लेती है। अभिमन्यु अपनी कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की सपाट लहजे में कहती है, ईशाना। अभिमन्यु बोला, बड़ा ही अच्छा नाम है, तुम्हारी तरह ही सुंदर है। अभिमन्यु की बात सुनकर उस लड़की का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने अपनी नजरें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु उसको ही देख रहा था। ईशाना बोली, तुम्हारा क्या नाम है? अभिमन्यु नॉर्मल आवाज में बोला, अभिमन्यु प्रताप सिंह। ईशाना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ही खोला था कि अभिमन्यु बोला, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए अच्छा होगा यहाँ वहाँ को फुदकने की जगह ठीक से आराम करो। यह कहकर अभिमन्यु रूम से बाहर आ गया और अभिमन्यु खुद से बोला, यह मुझे क्या हो गया? मुझे ईशाना के करीब जाकर इतना सुकून क्यों मिला? क्यों मैं उसके होठों को चूमने के लिए बेताब हो गया? क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, और वह भी पहली नज़र वाला। अभिमन्यु के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। उसने उस दिशा में देखा तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जो कि लगभग 25 से 26 साल का ही लग रहा था। यह ईशान था, जो कि अभिमन्यु का इकलौता फ्रेंड था। अभिमन्यु को अपने जज्बात समझ नहीं आ रहे थे कि उसे हो क्या रहा है, इसलिए उसने उस लड़के को साफ इनकार कर दिया। अभिमन्यु उसको बोला, मैंने सिर्फ उसको बचाया है और इंसान का धर्म होता है किसी मरते हुए को बचाना, और मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। अभिमन्यु उस लड़के से कहता है, तुम्हें पता है ईशान, कल रात को वो मेरी गाड़ी के सामने टकरा गई थी, और इतने में थोड़ी ना कभी प्यार होता है। वह अजनबी है मेरे लिए और मैं उसके लिए। ईशान बोला, प्यार करने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती है मेरे यार। वह न वक्त देखता है, न स्थान, न इंसान देखता है, न जात, न रूप रंग, बस हो जाता है जो कि तुझे हो गया है। अभिमन्यु उसको घूरने लगता है, पर यह सच था, जो ना ईशान बदल सकता था ना अभिमन्यु बदल सकता था। ईशान प्यार से उसको समझ आता है। अभिमन्यु ईशान को घूरता हुआ कहता है, तुम्हें तो पता है ना मैं बचपन से किससे प्यार करता हूँ, उसके बाद भी तुम यह बोल रहे हो? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उस लड़की को किस नहीं कर रहे होते? किसकी तो छोड़ो, तुम उसको अपने पास भी नहीं भटकने देते। अभिमन्यु शान से बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ईशू से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी से नहीं, समझा तू? ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ईशान मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ अभी, पर तूने अभी तक अपनी ईशू को नहीं पहचाना। पर यह कैसे हो सकता है? फिर वो ईशाना के कमरे में चला जाता है, जो भी बेड पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ईशान ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बोला, अब अपने घर चले ईशू। ईशान की आवाज़ सुनकर ईशाना उसके गले लग गई और उसकी आंखें नम हो गई। ईशान उसके बालों को सहलाता रहा। यह देखकर ईशाना बोली, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना भाई, वो मुझे भूल चुके हैं। क्या क्या मैं इतनी बुरी ही भाई? उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ईशान कुछ नहीं बोला, वो समझ रहा था उसकी फीलिंग्स को। एक तरफ उसका बचपन का फ्रेंड था, दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन। ईशान ईशाना को चुप करवाता हुआ बोला, चलो घर चलो ईशू, पापा और मम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चल घर चलो ना प्लीज़, वो कल रात से तेरी राह देख रहे हैं, पर तुझे तो तेरी अभी की पड़ी हुई है। और आ गई उससे मिलने अपने अतरंगी अंदाज में। यह मम्मी पापा का नाम सुनकर ईशाना झट से खड़ी हुई और वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए, जो कि प्रताप हाउस के सामने ही था। सिंह विला मुंबई का नामी ग्रामी परिवार। इनकी कंपनी मुंबई की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। इनका परिवार छोटा ही है। ईशाना पिछले 10 सालों से बाहर रही है, वरना वो यहीं रहती थी। कुछ ज़रूरी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपने ताऊजी के साथ। अनूप सिंह राठौर ईशाना के पापा, अंजलि सिंह राठौर ईशाना की मम्मी, ईशान सिंह राठौर ईशाना का भाई जो उससे 4 साल बड़ा है,
और हमारे हीरो का जिगरी यार है। इसको पता है ईशाना और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दोनों में से किसी ने अपने दिल की बात नहीं बताई है। पर ईशान अभिमन्यु और ईशाना की फीलिंग से वाकिफ था और वह खुश भी था कि उसकी बहन ने उसके बेस्ट फ्रेंड को ही अपना हमसफर चुना है। ईशान अपनी बहन ईशाना से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको अभिमन्यु के अलावा कोई अपनी बहन के लिए बेस्ट नहीं लगा। ईशाना सिंह राठौर चुलबुली सी लड़की जो बचपन से अभिमन्यु से प्यार करती है, पर अब तक इजहार नहीं किया। गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें, कमर से नीचे तक के काले बाल। अंजलि जी और गजेंद्र जी बेसब्री से अपने लाड़ों का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो ईशाना कल रात को ही आने वाली थी, पर उसने अभिमन्यु से मिलने का प्लान बनाया जो काफ़ी हद तक काम भी कर गया था। इसीलिए उसने अपनी मम्मी पापा से फ्लाइट सुबह लैंड होने की झूठी बात कही थी और चल पड़ी अपने अभिमन्यु से मिलने, जिसको वो बहुत प्यार करती थी। उसके बाद का तो आप सब जानते ही हैं, बस वह गुंडे थे जो ईशाना के खरीदे हुए थे। वह दोनों बैठे हुए थे, तभी उनको ईशाना और ईशान आते दिखाई दिए। गजेंद्र जी ने भागकर अपनी लाडो को गले लगा लिया। इतने सालों बाद अपनी लाडो को देखकर गजेंद्र जी की आंखें भर आईं। वह अपनी भर्राई आवाज़ में बोले, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लाडो। ईशाना भी अपने मम्मी पापा के सीने लगी हुई थी, बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया डैड। फिर अंजलि जी भी ईशान के गले लग गई। ईशान उन तीनों का भरत मिलाप देखकर मुस्कुराता बोला, मॉम डैड अब ईशु यहीं रहेगी, जितना मर्जी उतना उसको गले लगा लेना, पर अब अंदर चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ईशान की बात सुनकर वह तीनों घर के अंदर चले गए। अंजलि जी बड़े ही प्यार से ईशाना को खाना खिलाने लगी। ईशान थोड़ा मस्ती करते बोला, मॉम दिस इज़ नॉट फेयर, आप इस चुईया को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और मुझे कभी इतने प्यार से नहीं खिलाया। ईशान की बात सुनकर गजेंद्र जी बोले, हाँ तू तो यहीं पड़ा रहता है, पर मेरी लाडो इतने सालों में हमारे पास आई है। गजेंद्र जी की बात सुनकर ईशान को चिढ़ाने लगी। ईशान भी अपना बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाने बैठ गया। तभी गजेंद्र जी उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ा देते हैं। ईशान भी खुश होकर खा लेता है। प्रताप हाउस, अभिमन्यु स्टडी रूम में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके मन में कल रात ईशाना के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। यह सब याद करते करते उसकी आंख नम हो जाती हैं। वह खुद से बोला, मुझे पता था जान तुम जरूर आओगी, और देखो फाइनली तुम आ गई। तुमने मुझे बहुत सताया, पर अब मेरी बारी है। और क्या कह रही थी ईशान को, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी किस नहीं करता, पर तुम्हें इतने सालों बाद देखकर अपना कंट्रोल नहीं रख पाया। जब वो ईशाना को देखने आया तो उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी तो मैंने भी छोटू सा ट्रेलर तुम्हें दिया है, और अब तुम मुझे मनाने आओगी। अविनाश प्रताप सिंह, अभी के पापा, मुंबई के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन आरती प्रताप सिंह, अभी की मम्मी और अंजलि जी की बेस्ट फ्रेंड अभिषेक प्रताप सिंह, अभी के बड़े भाई सौम्य प्रताप सिंह, अभी की भाभी अभिषेक प्रताप सिंह को बीवी वीर प्रताप सिंह, अभी का भांजा अभिषेक प्रताप सिंह और सौम्य प्रताप सिंह का बेटा जो अभी 10 साल का है। ईशाना से मिलने के बाद गजेंद्र जी के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ईशाना अपना सामान लेकर रूम में चली गई और अपना सामान कमरे में जमाने लगी। ईशाना का कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे 10 साल पहले था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था, उस पर उसके 2 बड़े बड़े टेडी बियर रखे हुए थे। बेड पर पिंक कलर की चादर बिछी हुई थी। एक साइड सोफा और उसके आगे मेज रखा हुआ था। अपने कमरे को देखकर ईशाना भावुक हो गई। दूसरी साइड स्टडी टेबल पर उस पर कुछ किताबें रखी हुई थी। बेड के बिल्कुल सामने की तरफ बालकनी थी जिसको ठीक ढंग से जचाया गया था। बालकनी में रखे हुए पौधों की नियमित रूप से देखभाल भी होती थी। ईशाना को गार्डनिंग का बहुत शौक था। सारा कमरा देख लेने के बाद ईशाना ने अपने कपड़े कबर्ड में रख दिए और फ्रेश होकर शॉर्ट्स डालकर अपने लंबे बालों को बांधकर बन बना लिया। फिर वो अपने रूम में बने एक सीक्रेट कमरे में चली गई जिसमें वो पेंटिंग करती थी। उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की फोटोज थी।
कुछ उन दोनों के बचपन की फोटोज थी। अभी बचपन में भी उतना ही सुंदर था जितना अब था। वही ईशाना अभी थोड़ी स्लिम हो गई थी। पहले गोलू मोलू सी हुआ करती थी, हर कोई उसके गाल खींचने को बेताब रहता था। ये सोचकर ईशाना को हंसी आ गई। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आ गई। तभी उसकी नज़र अभी पर गई, जो फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रहा था। ये देखकर ईशाना चिढ़ गई। उसका मन किया वो अभिमन्यु के फ़ोन को तोड़ दे। वो अभी की एकटक देख रही थी, पर अभी बार बार उसको इग्नोर कर रहा था। ये देखकर कहीं ना कहीं ईशाना अंदर तक इरिटेट हो गई थी, पर उसने अपने चेहरे से स्माइल गायब नहीं होने दी। वहीं अभी को भी पता था ईशाना उसको ही देख रही है। वो ईशाना की नज़रों की तपिश और उसकी जलन साफ देख पा रहा था, पर वो जानबूझकर ईशाना को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर तक बात कर लेने के बाद अभी ईशाना को बिना देखे अपने कमरे में चला गया। ईशाना भी अपना मुंह लटकाकर वहां से अंदर आ गई। जब उसको भूख का एहसास हुआ तो वो नीचे चली गई। वह अभी अपने कमरे में अभी हंसे जा रहा था। ईशाना के चेहरे की जलन देखकर उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। वो फ़ोन में ईशाना और खुद की फ़ोटो देखकर बोला, ये तो शुरुआत है जानू, देखना अब पहले अपने प्यार का इजहार तुम ही करोगी, अगर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। फिर वो फ़ोटो को चूम लेता है और फ़ोन को बेड पर गिराकर अपना काम करने लग जाता है। वहीं जब आरती जी और सौम्या को ईशाना के आने का पता चला तो वो सिंह हाउस चली आई। ईशाना चाय बनाने चली गई, बाकी वो बात करने लग गई। जब वो चाय लेकर आई तभी उसके कानों में सौम्या की बात गई। वो फ़ोन में देखते हुए बोली, आंटी जी, मैंने और मम्मी जी ने अंशिका को मेरी देवरानी के रूप में चुना है। ये सुनकर ईशाना के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल की धड़कन कम होने लगी, आंख से एक आंसू नीचे गिर गया। उसके हाथ से चाय की ट्रे गिरने ही लगी थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो अंशिका को अच्छी तरह जानती थी। वो सौम्या के चाचा की लड़की थी जो पास में रहती थी। हर दिन टपक पड़ती थी उसकी और अभिमन्यु के बीच। उसको देखकर ईशाना को चिढ़ मचती थी, क्योंकि वो अभी की क्लास में थी और उसकी अभी से अच्छी पढ़ती थी। पर अभी ईशाना से बात नहीं करता था, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ईशाना ने खुद का हुलिया ठीक किया और वहाँ सबके बीच पहुँच गई। उसका बुरा तो लग रहा था, पर किस हक से वो अभी के लिए लड़ती, उसको थोड़ी ना पता था अभी उसको प्यार करता है या नहीं, क्योंकि अभी उस अंशिका से ही चिपका रहता था। सबको चाय देने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आरती जी और सौम्या अपने घर चले गए। ईशाना ने यही के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो एमबीए की लास्ट ईयर में थी। उसको माइग्रेशन करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि वो इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और ईशान ने तो उसके पापा की कंपनी को और ऊंचा कर दिया था। जिस कॉलेज में ईशाना ने एडमिशन लिया वो अभी का कॉलेज था। सब काम अभी से ही पूछ कर किया जाता था, तो ईशाना को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ईशाना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन इस तरह ही बीत गए। उसके कॉलेज में बहुत से दोस्त बने, पर सिर्फ 3 ही लोगों के साथ वह हैंग आउट किया करती थी, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। इसका नाम जानवी अविका और लड़के का नाम आरव था। अविका और आरव दोनों भाई बहन थे। वहीं आरव जानवी से प्यार करता था। दोनों की फैमिली की मंजूरी से सगाई भी हो चुकी थी। अविका अपने ही क्लास के लड़के को डेट कर रही थी। वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, पर शायद वो लड़का नहीं, क्योंकि वो लड़का किसी भी लड़की के लिए लॉयल नहीं था। जहाँ कोई लड़की देखे वही फिसल जाता था। सबको पता था उस लड़के, जिसका नाम विनीत ठक्कर, को लड़कियों की कोई कमी कहीं नहीं थी। वो लड़कियों को कपड़े की तरह बदलता था। पर अविका के साथ रहते हुए उसको 2 महीने हो चुके थे। इसी बात की हैरानी कॉलेज के हर स्टूडेंट को थी। विनीत ने अभी अपना प्यार अविका को कॉन्फेस नहीं किया था। यही कारण था अविका ने उससे बात करना कम कर दिया था। जल्दी उन चारों का ग्रुप फेमस भी हो चुका था। उनकी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से कोई उनको तोड़ भी नहीं सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे। ईशाना ने अभी की शादी की बात सुनकर उससे बात करने की कोशिश नहीं की। अभी की और उसकी मुलाकात हो ही जाती है, पर ईशाना उसको देखते ही पीछे मुड़ जाती। ये देखकर अभी को भी कभी कभी चिढ़ मच जाती थी, पर वो खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता। किसी भी हालत में वो अपनी फीलिंग्स ईशाना के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो ये भी नहीं चाहता था वो ईशाना को हर्ट करे, इसलिए अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कंट्रोल करता था।
एक दिन ईशाना अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में गई हुई थी, जहां वो पहले मूवी देखने के बाद शॉपिंग करने वाले थे। वो मूवी देखने के बाद बाहर निकल ही रहे थे, तभी आरव बोला, यार मैं ना जानवी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके उसको लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी शॉपिंग कर लेना। फिर अविका से बोला, तुम माँ को बोल देना, मैं आने में लेट हो जाऊँगा। फिर उसके बाद आरव जानवी को लेकर वहाँ से निकल गया। अविका और ईशाना मॉल के नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगे। तभी ईशाना की नज़र किसी पर पड़ी। वो मन ही मन बोली, ये अभी यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके कंधे तक के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे। ईशाना खुद से बोली, क्या यही अंशिका है? हाँ, और होगी भी कौन, आखिर उसकी शादी होने वाली है मेरे अभी से। तभी अविका जोर से चिल्लाई, अंशिका दी। अंशिका ने अपने साइड में देखा तो अविका ईशाना के साथ खड़ी उसको अपना हाथ दिखा रही थी। अंशिका तभी अविका के पास आ गई और उसके पीछे पीछे अभी भी। ईशाना अभी भी अभिमन्यु को ही देख रही थी, जैसे उसको अंशिका का कोई डर ही नहीं था। अंशिका बोली, अबू तू यहाँ पहले क्यों नहीं बताया, तू यहाँ आने वाली थी आज। अविका बोली, दी बस भी प्लान बना हमारा और हम कॉलेज से क्लास बंद करके यहाँ आ गए, पर आप यहाँ। तो अंशिका बोली, कुछ नहीं, बस मेरी यहाँ मीटिंग थी, फिर मुझे यहाँ अभिमन्यु मिल गया तो उनके साथ यहाँ कैफेटेरिया में जा रही थी। फिर उसकी नज़र ईशाना पर पड़ी तो वो अचानक से बोल उठी, ईशाना सिंह राठौर, ईशान की बहन, मैं सही बोल रही हूँ ना अभिमन्यु? ईशाना बोली, हाय यू आर राइट, मैं ही ईशान की बहन हूँ। अंशिका बोली, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं, ईशान हमेशा तुम्हारी ही बात करता था। ये सुनकर ईशाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, हाँ मेरे भी भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अंशिका बोली, हाँ मैं उनकी क्लासमेट हूँ, बचपन में तुमसे भी मिली थी, अगर याद हो तो, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी सीनियर। ईशाना मनी बन बोली, हाँ तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, एक तुम ही तो थी जो मेरे अभी पर छिपकली की तरह चिपकी रहती थी। ईशान फिर उसको देख कर बोली, सॉरी मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो अभी बोला, चलो अनु मुझे देर हो रही है, फिर जाना भी है। अंशिका बोली, क्या तुम दोनों हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अविका बोली, उससे पहले ईशाना बोली, नहीं थैंक्स अंशिका, पर अभी हमें शॉपिंग करनी है और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत कुछ खा लिया था। फिर अभी को देखकर यू बहुत एंजॉय कि उसके कहने के लहजे में नाराजगी और जलन साफ दिख रही थी। वो अविका का हाथ पकड़कर मॉल में चली गई। वहीं अभी और अंशिका कैफे में आ गए, जहां एक और शख्स उनका वहां इंतजार कर रहे थे। ईशाना का मन खराब हो गया था अंशिका को अभी के साथ देकर। उसको अब अभी को लेकर मन में डर लगने लगा था, कहीं सच में अभी अंशिका का हो गया तो। पर उसने तो जब से प्यार का मतलब जाना है सिर्फ अभी से ही प्यार किया है, भले ही उनमें कितनी भी दूरियां थी। पर ईशाना ने कभी खुद को अभी से दूर नहीं समझा, उसने हर पल अभी को अपने करीब महसूस किया था। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ कैफे में अंशिका और अभी एक शख्स के साथ बैठे हुए थे। अभी तो अभी भी ईशु के जलन के एक्सप्रेशन याद कर रहा था और बार बार उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। अंशिका बोली, यार तुम समझो ना, मेरी बहन के लिए मेरे रिश्ते ढूंढ रहे हैं और मम्मा ने भी प्रेशर दे रखा, और कितनी बार मना करूं मैं उनको, क्या बहाना बनाऊं? वो लड़का बोला, बेबी अंशी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, बस एक बार मैं मम्मा से बात कर लूं, और अभी अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, ऐसे में मैं कैसे बात करूं? मम्मा और पापा शायद मना कर दे। मैं जल्दी ही काम सीख के अपना बिजनेस सेट कर लूँ, उसके बाद मैं मम्मी पापा से बात करूंगा अपने बारे में। अंशी देखो ईशान, अगर अब की बार घर में मेरे रिश्ते की बात हुई तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगी, फिर रहना मेरे बिना और कर लेना किसी और से शादी। ये फाइनल डिसीजन है मेरा, मुझसे शादी करनी है तो घर पर बात कर लो, मैं अपने घर, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। तुझे तो पता ही है मेरे पापा अपने फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी कर देंगे, यानी कि अभी के साथ। वो बस मेरे ही फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ईशान, अंशी बस थोड़ा टाइम और, मैं बात करूंगा ना, बस कुछ दिन प्लीज़। फिर ईशान बोला, तू भी मेरी बहन से प्यार करता है तो मेरे प्यार पर क्यों अपनी नज़र डाल रहा है? अपने प्यार को देख और मुझे मेरा देखने दे, और अगर तूने अंशिका से शादी की तो देखना
अभी बोला, मुझे भी किसी लड़ाई के बॉम्ब के साथ शादी नहीं करनी है, और तेरी बहन वो तो सबसे बड़ा पटाखा है। ये बोलकर वो अपना मुंह सिकोड़ लेता है। ईशान उसको मारते बोला, साले वो मेरी बहन है, और अगर उसके बारे में कुछ बुरा कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अभी उसकी बात का जवाब देते बोला, साला तो तू है मेरा, मैं तो तेरा जीजा हूँ। ये सुनकर अंशी की हंसी छूट जाती है और जोरों से हंसने लगी। कुछ पल बाद वो घर चले गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। सिंहविला मार्केट से आने के बाद ईशान अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वह बालकनी में जाकर बैठ जाती है और अभी के कमरे को एकटक देखने लगती है, जो कि बंद था। पर उसकी बालकनी से सीधा अभी का कमरा दिखता था, जहाँ पर अभी अपनी एक्सरसाइज करता था। पर अभी का बार बार उसको इग्नोर करना उसको बहुत दुख पहुंचा रहा था। उसका ध्यान बस बार बार अभी और अंशिका की तरफ जा रहा था। तभी नीचे से अंजलि जी की आवाज़ आई, ईशु बेटा खाना लग गया है, जल्दी से नीचे आ जा वरना ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंजलि जी की आवाज़ सुनकर ईशाना बोली, आ रही है मम्मा। यह कहकर वह नीचे आ गई और चुपचाप अपनी कुर्सी सरका कर बैठ गई। उसको चुपचाप देखकर सब हैरान थे, पर ईशान से रहा ना गया तो वह बोला, मम्मी क्या चांद उल्टी दिशा से निकला है? अंजलि जी बोली, नहीं बेटा, यह क्यों बोल रही हो? चांद थोड़ी ना अपनी जगह से अलग निकलेगा। ईशान नौटंकी करता बोला, फिर आज आपके चांद का मुंह क्यों बिखरा हुआ है? लगता है आपका चांद समझदार हो गया है। उसको भी पता चल गया है कि खाना खाते वक्त मस्ती नहीं करते। ईशान की नौटंकी सुनकर अंजलि जी और गजेंद्र जी हंस पड़े। वहीं ईशाना ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया। वह अपने होठों को पाउट करते बोली, सबको मुझसे ही प्रॉब्लम है। अगर मस्ती ना करो तो भी प्रॉब्लम, और अगर कर लूँ तो भी प्रॉब्लम। हे भगवान, क्या होगा इस समाज का, और खासकर मेरे भैयों का। ना जाने क्या होगा मेरी भाभी का, जब उनकी किस्मत में यह कार्टून लिखा है। तो उसकी यह बात सुनकर ईशान का मुंह चढ़ गया। वही भाभी नाम से अंजलि जी को कुछ याद आया। वो ईशान से बोली, बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आज ही आरती और सौम्या लेकर आए हैं तेरे लिए। अगर मैंने फ़ोटो तेरे कमरे में रख दिया, उसको देख लेना और मुझे बता देना। रिश्ते का नाम सुनकर ईशान का दिमाग फटने को हो गया। वहीं ईशाना के चेहरे के भाव बदल गए। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। उसने सोचा, ओह, तो उस दिन सौम्या भाभी ईशान भाई की शादी की बात कर रही थी, पर मैं भी ना क्या क्या सोच बैठी। चलो अब तो मेरा अभी सेफ है, पर यार मैं उसको कैसे मनाऊं? वो तो मुझसे बात करना तो दूर देखता भी नहीं है। कैसे बताऊं अपने दिल की बात? वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं? अब तो अंशिका भी हमारे बीच में नहीं है। अब शायद मुझसे बात कर ले। कल बात करने की कोशिश करूंगी। जहाँ ईशाना खुश हुई, वहीं ईशान के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंशिका का हंसता चेहरा सामने आ गया। वो अपनी मम्मी की पसंद को भी नहीं नकार सकता था। वो अपनी मम्मी से बोला, पर मम्मी इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी अभी मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है। अभी ने अपना बिजनेस कितना बढ़ा लिया है, और मैंने तो अभी अपना शुरू ही किया है, और आप अभी मेरी शादी करना चाहती हैं? अंजलि जी बोली, पर बेटा देखने में क्या बुराई है? लड़की के मम्मी पापा चाहते हैं जल्दी से शादी हो जाए। एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो हम हाँ बोल देंगे, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो हम मना कर देंगे, ताकि वो अपनी बच्ची के लिए और रिश्ता देख सके। ईशान कुछ बोलता उससे पहले ईशाना बोल पड़ी, हाँ मम्मी आप अपना काम करो, मैं भाई को समझा दूंगी। अंजलि जी वहाँ से चली गई। ईशान ने ईशाना को घूर कर देखा तो ईशान बोली, भाई देखने में क्या बुराई है, क्या पता आपको पसंद ही आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। ईशान ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सोचने लगा, अब क्या जवाब देगा अंशिका को? कहाँ वो उसके घर वाले मनाने को बोल रहा था, और वो कहाँ फंस गया था। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ उसकी मम्मी की पसंद। वो अब तक ये नहीं जानता था उसके रिश्ते की बात अंशिका से ही चल रही है। खैर एक दो दिन इसी में ही बीत गए। 2 दिन बाद अंजलि जी, ईशान, सौम्या और बाकी सब अंशिका के घर जाने वाले थे। ईशाना अभी से बात करने के मौके तलाश रही थी, पर उसको मौका नहीं मिला। वो अविका के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। वो तोता मैना तो लाइब्रेरी में थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं थे, तो ज़्यादातर ईशाना और अविका साथ रहते।
तभी वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार से अभिमन्यु निकला। उसको देखकर सभी लड़कियां की लाइन लग गई। अविका और ईशाना ने भी सोचा वो कौन है जिसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। वो दोनों कैंटीन में आए तो उन्हें सामने ही अभिमन्यु आते हुए दिख गया। सभी लड़कियों के लिए ये आम बात थी, क्योंकि अभिमन्यु लगभग एक हफ्ते में कॉलेज आ ही जाता था। पर जब से ईशाना आई थी कॉलेज में, तब से अभिमन्यु एक बार भी कॉलेज नहीं आया था, क्योंकि वो खुद भी ईशाना को फेस नहीं करना चाहता था। वो डरता था कहीं ईशाना के सामने अपनी फीलिंग जाहिर ना कर दे। आज ब्लैक वाइट प्लाजो सूट में ईशाना बहुत सुंदर लग रही थी। एक पल के लिए अभिमन्यु की नज़र उस पर गड़ गई, पर जैसे ही उसको प्लेस का ध्यान आया उसने अपनी आंखों पर गोगल्स लगा लिए ताकि वहाँ किसी को शक ना हो वो ईशाना को देख रहा है। वहीं ईशाना तो खुले आम उसको ताड़ रही थी। उसको किसी का डर नहीं था, क्योंकि बाकी सब भी तो अभी को देख रहे थे। ब्लैक 3 पीस में वो एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था। ऊपर से उसके सख्त तेवर उसका कातिलाना बना रहे थे। वो सबको एक नज़र देखकर अपने कैबिन में चला गया और फाइल्स मंगवा कर रीड करने लगा। वहीं ईशाना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अभिमन्यु के पास जाने का सोचा। कोई उसके पास भी नहीं था, अभी भी अकेला था। पर अविका को वो क्या कहे और वो अभी के पास जा सके। ईशाना अभी सोच ही रही थी कि अविका बोल उठी और बोली, यार एक लड़का ना मुझसे मिलना चाहता था। बहुत दिन हो चुके हैं हमें बात करते हुए। क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उसने आज ही मुझे मिलने बुलाया है। ईशाना बोली, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब बता रही है। तू भी मुझसे बहुत बातें छिपाती है। खैर, और कौन प्रोटेक्ट है और तुझसे मिलना चाहता है? अविका बोली, तू नहीं जानती यार, तुझे बाद में मिलवा दूंगी। ईशाना बोली, अगर तूने उससे बात करना अच्छा लगता है और उसके साथ तू कंफर्टेबल है तो तुम्हें जाना चाहिए। कम से कम उस चूजे से तो दूर रहेगी। अविका बोली, यार उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, पर क्या इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए? ईशाना बोली, अगर अच्छा है तो मिलने में। अविका बोली, हाँ ये बात भी सही है, वैसे भी एक चांस देना ही चाहिए। ईशाना बोली, एवरी पर्सन डिजर्व ए सेकेंड चांस। अविका बोली, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ा है। ईशाना बोली, अच्छा इतनी फास्ट हो तुम? बंदा पहले ही हाजिर है और अब बता रही है। अविका बोली, यार मैं बताना चाहती थी पर असाइनमेंट की वजह से नहीं बता पाई। ईशाना बोली, चल ठीक है, पहली बारी में किसी को वेट करवाना अच्छा नहीं है। हैव ए नाइस डे प्रिंसेस। अविका चली जाती है। ईशाना सोचती है, वाह ईशु, आज तो भगवान भी तेरे साथ है। वो भी चाहते हैं तुम अपनी अभी से मिलो। चलो इससे पहले कि कोई आ जाए। ये कहते ईशाना अभी के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है जो कुछ ही दूरी पर था। वो हिम्मत करके दरवाज़ा नॉक करती है। अभिमन्यु अभी भी फाइल्स में उलझा हुआ था तो वो अंदर आने की परमिशन दे देता है। ईशाना अंदर आ जाती है। वो अभी को प्यार से देखने लगती है। जब कुछ देर तक किसी की आवाज़ नहीं आई तो अभी फाइल से ध्यान हटाकर सामने देखता है। वो ईशाना को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के बोलने पर ही ईशाना की तंद्रा टूटती है, वरना वो अभी भी प्यार से अभिमन्यु को देखती रहती। उसको अपने ऑफिस में देखकर अभिमन्यु एक बार फिर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। ईशाना उसके इग्नोर करने से बुरी तरह झल्ला गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको उसका अभिमन्यु इतनी बुरी तरह से इग्नोर करेगा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए, परंतु वह मासूम बनकर अभिमन्यु से बोली, वह मुझे आपसे बात करनी थी। वह उस दिन मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी। अभिमन्यु उसके आगे बोलने से पहले ही बोला, मुझे तुम्हारी फालतू की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। यह बोलकर अभिमन्यु एक बार फिर अपनी फाइल नज़र में गड़ा लेता है। ईशाना बहुत ही मायूस हो गई थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि अभिमन्यु उसके साथ में कुछ ऐसा ही व्यवहार करेगा और हुआ भी ऐसा ही। ईशाना बोली, अगर तुम्हें मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया था? क्यों मेरी फिक्र करते हुए तुमने मुझे धक्के से खाना खिलाया जबकि मेरा खाने का कोई मूड नहीं था? अभिमन्यु अपनी नज़रें ईशाना पर गड़ा कर बोला, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था तुम बीमार हो, तुम्हें दवाई की सख्त ज़रूरत है और दवाई खिलाने से पहले खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। पर यह छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी और ना ही अब घुसने वाली है।
क्योंकि तुम यह छोटी सी बात बिल्कुल भी समझ नहीं सकती। ईशाना को कहने का अब कुछ नहीं रह गया था। उसको चुप देखकर अभिमन्यु ने एक बार फिर बोला, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। ईशाना अभिमन्यु के करीब जाती है और उसके हाथ से फाइल लेकर अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और गहरी नज़रों से अभिमन्यु को देखते बोली, क्या तुम अपनी बचपन के दोस्त को माफ़ नहीं कर सकते? हो गई छोटी सी गलती। अभिमन्यु बोला, तुम्हें वो छोटी सी गलती लग रही है? पहले भी तुम्हारी सिर्फ भागने की आदत थी और अब भी। तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ गेम खेला और तुम सोचती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होगा तुम मेरे सामने ना ही आओ, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ और अब तो बिल्कुल भी नहीं पहचानता हो। तुम हो कौन? हाँ, हो कौन तुम और क्यों हो? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मेरी दोस्ती की थोड़ी सी भी कदर नहीं है तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर बार लोगों को छोड़कर चली जाती हो और उनसे माफ़ी मांगने लग जाती हो, पर अब की बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और यह तो बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हारे इमोशनल फूल बनाने से मान जाऊँगा। अच्छा होगा तुम मुझे अब की बार इमोशनल फूल ना ही बनाओ, क्योंकि मैं शायद एक बार फिर तुम्हारे झांसे में आ जाऊँ और तुम्हें मौका दूँ और दोबारा से तुम उस मौके को तोड़ दो। अभिमन्यु की बात सुनकर ईशाना की आंखें नम हो गई, पर उसने अपनी नम आंखें अभिमन्यु से छिपा ली। वह अपनी कोल्ड आवाज़ में बोली, गलतियां तो सबसे होती हैं, पर मैंने तो सिर्फ एक ही गलती की है। तुम जानते हो मेरा इंडिया से जाना कितना ज़रूरी था। नहीं बताया तुम्हें कि मैं इंडिया से जा रही हूँ और न ही यह बताया कि मैं कब आऊँगी, क्योंकि मुझे भी खुद कोई आइडिया नहीं था। जब यहाँ आने का चांस मिला तो मैं तुम्हें यहाँ आकर सरप्राइज़ देना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बस ये छोटू सा मजाक किया था। यह कहते हुए ईशाना अपने दोनों कान पकड़ लेती है और अभिमन्यु के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। कर दो ना माफ़, आगे से यह गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़, क्या तुम अपने बचपन के दोस्त की खातिर मुझे माफ़ नहीं कर सकते? यह कहते कहते ईशाना बिल्कुल मायूस हो जाती है। अभिमन्यु बोला, तुम्हारा हर रोज़ का यही है, पहले गलती करो और फिर अपना यह मायूस सा फेस बनाकर अपनी गलती माफ़ करवा लो, पर अब की बार यह हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। ईशाना बोली, तो दे दो ना सज़ा। अभी हर रोज़ की शिकायतें मुझसे सही नहीं जाती, उससे तो अच्छा ही है एक बार सज़ा भुगत लूँ। और मैं जानती हूँ मेरा अभी इतना भी बुरा नहीं है जो मुझे सज़ा देगा। कोई छोटी मोटी सज़ा देकर मुझे माफ़ कर देगा। यह कहते हुए ईशाना उसकी तरफ आई ब्लिंक कर देती है और शरारत से मुस्कुराने लगती है। अभिमन्यु अपने सीरियस अवतार में कहता है, पर अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी सज़ा यह है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और पूरी ज़िंदगी मुझे झेलना होगा। अगर मंजूर है यह सज़ा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अगर मंजूर नहीं है तो बाहर चली जाओ। यह कहते हुए उसको दरवाजे का रास्ता दिखा देता है। ईशाना उसके प्रपोजल से एकदम हैरान रह गई। उसको समझ नहीं आया कि अभी अभिमन्यु ने उसको कहा क्या है। उसको लगा वह कोई सपना देख रही है। उसने तो कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि अभिमन्यु उसको शादी के लिए कहेगा। ईशाना बोली, क्यों तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे तुम शादी कर सको? अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये बात एक बार शायद तुमने ही कही थी। अभिमन्यु को अब समझ आया उसने फ्लो में क्या बोल दिया। उसका यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। उससे ईशाना की बात भी नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए वो फटाफट से कैबिन से बाहर निकल गया। ईशाना वही कैबिन में खड़ी रह गई। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। वो चेयर पर बैठ गई और जोरों से रोने लगी। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुई और अभी की फ़ोटो जो कैबिन में लगी हुई थी उसको देखकर बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझे ये सज़ा दोगे। तुम्हारी ये क्यूट सी सज़ा मैं पूरी ज़िंदगी काटने को तैयार हूँ। कम से कम मुझे तुम पे अपना हक तो मिलेगा। वहीं बाहर अभी अपने आप से जूझ रहा था। उसने क्या बोल दिया था ईशाना को? ये उसकी जेलसी थी जो उसने ईशाना पर उतार दी। वो बोला, उसकी खुद की लाइफ है, वो कुछ करे, मैं उसको ये सज़ा कैसे दे सकता हूँ? वो शायद उस लड़के से प्यार करती हो। ये बोलते हुए उसको 2 दिन पहले के कुछ पल याद आ गए।
अभिमन्यु अपनी कंपनी की किसी मीटिंग की वजह से बाहर आया हुआ था। वो एक कैफ़े टाइप एरिया था, सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा जिससे वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो अपने क्लाइंट का वेट कर रहा था, तभी उसकी नज़र ईशाना पर पड़ी जो किसी लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विनीत था जिसको अविका डेट कर रही थी। विनीत ने ईशाना को बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था क्योंकि वो अविका को प्रपोज करके सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि आजकल अविका उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। इससे उसको अपने प्यार का आभास हो गया और इस सिलसिले में ईशाना से मिला। उन दोनों को साथ देकर अभी बहुत जल भुन रहा था। वो विनीत ठग करके पापा को भी जानता था। उसकी बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स होती रहती थी। उसको विनीत के बारे में सब पता था, पर यह नहीं पता था वो बदल गया है। कुछ देर बाद ईशाना तो वहाँ से चली गई, उसके बाद विनीत भी चला गया। अब अभी के दिल में ये बात घर कर गई थी, ईशाना उससे प्यार नहीं करती। ये सोचकर उसके दिल में दर्द होने लगा, पर उसने सोच लिया था वो विनीत के साथ ईशाना को बिल्कुल नहीं रहने देगा। वो ईशाना की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देगा। तभी उसने ईशाना को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। भले ही ईशाना उसको प्यार ना दे पाए, पर उसकी ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ नहीं होने देगा। वो बाहर कॉरिडोर में खड़ा यही सोच रहा था, तभी कुछ लड़कियां आकर उसके साथ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट करने लगी। अभी उनको मना नहीं कर पाया, एक एक करके उसने सबके साथ सेल्फी क्लिक करवा ली। लास्ट वाली लड़की ने अपना एक हाथ पीछे से लेकर अपनी कमर पर रख लिया और अभी के पास खड़ी होकर दूसरी लड़की को पिक क्लिक करने के लिए अपना फ़ोन दे दिया। तभी वहाँ ईशाना आ गई। उसने जब अभी का हाथ उस लड़की की कमर पर रखा देखा तो वह गुस्से से जल भुन गई। उसको गलतफहमी हो गई थी। वो भागकर उसके पास गई। उसने गुस्से से अभी के कॉलर को पकड़ लिया और बोली, अभी मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, बाहर किसी और लड़की को पटा रहे हो। ये कहते उसने अभी के दोनों हाथ पकड़ लिए। तभी उसकी नज़र गई, उस लड़की ने अभी के वैसे ही हाथ रखा हुआ था। ये देखकर उसको सारा माजरा समझ आ गया। उसने अभी की तरफ देखा जो शांत होकर उसको ही देख रहा था। ईशाना के खींचने की वजह से वो उसके बिल्कुल करीब था। ये देखकर ईशाना की धड़कन तेज हो गई। दोनों एक दूसरे की नज़रों में झांकने लगे। अभी ने इशारे से उन लड़कियों को वहां से भेज दिया और ईशाना की आंखों में देखने लगा जहां ईशु की आंखों में अपने लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था। तभी अभी की आंखों के सामने विनीत और ईशु वाला सीन आ चुका था। उसने एकदम से ईशु को छोड़ दिया। उसके अचानक छोड़ देने से ईशु चौंक गई। उसको अपनी पोजीशन का भान हुआ। वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली गई। ये देखकर एक बार फिर अभी के दिल में दर्द हुआ, पर यह दर्द उसको सहना ही था। उसने सोच लिया था वो अपनी सौम्या भाभी से अपनी दिल की बात बताकर ईशाना के लिए रिश्ता भिजवा देगी, क्योंकि वो ईशाना को हर हाल में महफूज रखना चाहता था। उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। ईशाना के दिमाग में अभी की नज़दीकियाँ चल रही थी। वो खुद को इससे बाहर भी निकालना चाहती थी। तभी उसको बाहर विनीत मिल गया। वो ईशाना के पास आया और उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अभिमन्यु ने उसको गले लगा लिया। ईशाना और विनीत को कुछ समझ नहीं आया एकदम अभी को क्या हुआ, पर कहीं ना कहीं विनीत ने अभी की जलन उसकी हक में देख ही ली थी, क्योंकि अभी उनको देखकर बहुत ही जल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया अभी ने उसको कस के पकड़ा हुआ था। अभी उसके कान में हल्का सा फुसफुसा कर बोला, थोड़ा दूर होकर बात करा करो। और अभिमन्यु प्रताप सिंह को अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। ये कहकर वो विनीत के कंधे पर थपथपाकर दूर हो जाता है। फिर पीछे मुड़कर ईशाना को कहता है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये कहकर वो अपनी आंखों पर शेड चढ़ाकर आंखें चला जाता है। अभी की इस हरकत से ईशाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ कहती उससे पहले अभी आगे निकल गया, पर उसको खुद पर अभी का यूं हक जमाना अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गई, जिसकी चमक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। विनीत भी उसके बिना कुछ कहे सब कुछ समझ चुका था। वो ईशाना से बोला, अब तो जाओ,
कोई स्पेशल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैं तुमसे बाद में फ़ोन पे बात कर लूँगा। पर उनको इंतज़ार करवाना सही नहीं है, पहले ही तेवर बहुत गर्म थे। विनीत की ये बात सुनकर ईशाना की हंसी छूट गई। वो वहाँ से जाती हुई बोली, तुम्हारा सुकून भी लाइब्रेरी में है, आज सुबह से वहीं है, तुम भी उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गए होगे। ये बोलकर वो सीधा पार्किंग में आ जाती है। विनीत अपने बालों में हाथ फिराता हुआ लाइब्रेरी में चला गया। यूट्यूब विनीत भी कॉलेज में बहुत फेमस था, उसके आसपास लड़कियां घूमती रहती थी, पर उसको अविका पहले ही नज़र में भाग गई। दूसरा, अविका की बोल्डनेस पर क्लीन बोल्ड हो गया था, पर हमेशा से लड़कियों में रहने वाले विनीत को कुछ पता नहीं चला। पर जब अविका ने उसके साथ बात करना कम कर दिया, तब उसको अपने प्यार का रियलाइज़ हुआ। पहले अविका उसको बहुत बार कहती डेट पर जाने के लिए, पर जिद्दी विनीत को उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया था। वो हर लड़की के आगे पीछे घूमता रहता था, पर धीरे धीरे अविका के प्यार का उसे पता ही चल गया था। पर ईशाना ने जब अविका को आइडिया दिया तो वो काम कर गया और विनीत जुगनू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा और अब उसको अपनी दिल की बात बताकर शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। वो लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसने देखा अविका बड़े ही गौर से किताब पढ़ रही थी और पेज में नोट डाउन भी कर रही थी। वो समझ गया अविका नोट्स बना रही है। वो चुपचाप अविका के पास बैठ गया और उसको निहारने लगा, पर पढ़ाई में खोई हुई अविका को कुछ पता ही नहीं चला। जब ईशु पार्किंग में पहुंची तो अभी गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा था। वही आसपास लड़कियां उसको देखकर आहें भर रही थी। अभी भी मुस्कुरा रहा था। ये देखकर ईशु को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से गई और अभी को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। उसकी सरकत से अभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ईशाना को देखा जो अपनी आंखें बंद किए उसको किस कर रही थी। बाकी वहाँ खड़ी सारी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी आंखों का बस बाहर आना बाकी था। उनको यकीन नहीं हो रहा था लड़कियों से दूर रहने वाला अभिमन्यु ईशाना को कुछ बोल ही नहीं रहा है। ईशाना और अभिमन्यु की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अभी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था ईशु उसको किस कर रही है। अभी की आंखें बाहर ही बाहर और अंदर की अंदर रह गई। उसने ईशाना की तरफ देखा जो उसको बड़ी ही गहराई से किस कर रही थी। फिर अभी भी उसको किस करने लगा, पर तभी उसका ध्यान वहाँ खड़े कुछ स्टूडेंट्स पर गए जो उनको आंखें फाड़े देख रहे थे। ये देखकर अभी ने ईशाना को उसकी कमर से पकड़कर गाड़ी से टिका दिया और खुद का ब्लेजर निकालकर अपने और ईशु के ऊपर रख, जिससे कोई उनको देख नहीं सकते थे। अभी ने अपने एक हाथ से ईशाना की कमर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वहाँ खड़े स्टूडेंट्स को जाने के लिए इशारा कर दिया और फिर अपना दूसरा हाथ ईशाना की गर्दन पर रखकर खुद की तरफ खींच लिया और उसके डीपली किस करने लगा। ईशाना को अब समझ आ रहा था उसने किया क्या है। ये देखकर वो अभी से दूर होना चाहती थी, पर अभी उसके डीपली किस कर रहा था। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी और फिर से अभी की बाहों में खो गई। जब वो दोनों दूर हुए तो उनकी सांसें तेज चल रही थी। ईशाना का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अभी ने ईशाना के माथे से अपना माथा टिका लिया और दोनों अपनी बेकाबू हुई सांसों को काबू में करने लगे। फिर अभी ने ईशाना को गाड़ी में बैठने को कहा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया था। अभी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। ईशाना भी सीट पर आकर बैठ गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अभी की तरफ देखे। वो हड़बड़ाहट में सीट बेल्ट लगा रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से भागकर कहीं चली जाए जहाँ अभी उसके पास ना हो, क्योंकि इस वक्त वो खुद की हरकत से बहुत शर्मिंदा थी। अभी उसको छेड़ता बोला, अगर सीट बेल्ट नहीं लग रही है तो तुम ये मुझे बोल सकती हो। ये बोलकर वो ईशाना के करीब आ गया। ईशु उसकी सांसें अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर पा रही थी। उससे उसको सांसें तेज हो गई, पूरी बॉडी में कपकपी फैल गई। हड़बड़ाहट में उससे सीट बेल्ट छूट गई। ये देखकर अभी के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगाई और ईशु की गर्दन को हल्के से चूमकर पीछे हो गया और सीटी बजाते हुए गाड़ी चलाने लगा। वहीं ईशु उसकी इस हरकत से चौंक गई। उसने सोचा नहीं था अभी ये हरकत करेगा, पर यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसको पता ही नहीं चला। उसने झट से अभी की तरफ देखा जो गाड़ी चलाने में बिजी था, तो ईशु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया। उसमें हिम्मत नहीं थी वो अभी की तरफ देख सके। ईशु को पता नहीं क्या सूझी, वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर अभी की गोद में आ बैठी।
और अपने हाथ को थोड़ा पीछे करके म्यूजिक ऑन कर दिया। अभी तक अभी ईशु की इस हरकत से सदमे में था। उसने झट से गाड़ी ब्रेक लगा कर रोक दी, गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया और ईशु की तरफ देखने लगा। गाड़ी में गाना बजने लगा था, बुलावे तुझे यारी अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, न आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। अभी इशाना से बोला, ये क्या हरकत थी? तुम्हारी शरारत की वजह से अभी एक्सीडेंट हो जाता तो आज सुबह से तुम मुझे शौक पर शौक देती जा रही हो। हमारा रिश्ता अभी दोस्ती तक का ही है। आधे कॉलेज के सामने मुझे किस करके आई हो और उन लड़कियों के सामने भी कैसे रिएक्ट किया तुमने, कुछ पता भी है? अब देखो कैसे चिपकी हुई हो, तुमको देखो क्या सोचेगा। ईशाना अभी के करीब आई और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर उसके कान में फुसफुसा कर बोली, यही सोचेंगे कि देखो कितना रोमांटिक कपल है। अगर तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करके शौक दे सकते हो तो उसके सामने ये हरकत बहुत ही छोटी है। पर तुम अपने सवाल का जवाब सुने बिना ही वापस चले आए। मैं तो कहने वाली थी मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बचपन से मेरा यही सपना था कि मेरे सपने का राजकुमार मेरे घर बारात लेकर आए और वो राजकुमार और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये बोलकर वो पीछे हट गई और अपने हाथ को अपने चेहरे पर टिका लिया। अभी उसकी बात से जमसा गया। उसने ईशु की तरफ देखा जो बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में झांक रही थी। लाख कोशिश के बाद भी उसको ईशु की आंखों में अपने लिए प्यार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वो ईशु की नज़रों में खोने लगा। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, तो होवे तो उदास मुझे देख हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। अभी को ईशु का विनीत के साथ होना याद आ गया। वो मुंह फुला कर बोला, अगर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ तो वो लड़का कौन है जो तुम्हें गले लगा रहा था? ईशु को अभी की जलन याद आ गई। कैसे अभी ने विनीत को ईशु की जगह हक कर लिया था। ईशु उसकी तरफ देखकर बोली, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ईशु उसकी इस हरकत से मुस्कुरा गई और उसके चेहरे को पकड़कर खुद के सामने कर लिया और अभी के माथे से अपना माथा टिका लिया। धीरे धीरे से उसने सारा किस्सा अभी के सामने बयां किया। अभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सोचा वो ईशु को कितना गलत समझ रहा था। धीरे धीरे उसने सारा किस्सा अभी के सामने बयां कर दिया। अभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सोचा वो ईशु को कितना गलत समझ रहा था। जैसे जैसे ईशु उसको बता रही थी वैसे वैसे अभी के मन की काली घटा मिटती जा रही थी। वो सोच रहा था वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था ईशु के साथ और अपने साथ, जबकि ईशु भी उससे प्यार करती है। ये सोचकर उसके चेहरे की स्माइल और चमक बढ़ गई। ईशु ने शुरू से लेकर आज तक का सारा किस्सा बता दिया और चुपचाप उसके सीने से लग कर बैठ गई। ईशु बोली, अब तो आपको सब क्लियर हो गया होगा। मेरा और विनीत का कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। अभी ने ईशु को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, जाने अनजाने में उसने भी मुझे हिम्मत दे दी ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। ईशाना उससे दूर हटकर बोली, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी हिम्मत? अभी बोला, जब मैंने तुम्हें 2 दिन पहले विनीत के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, कहीं वो तुम्हारे दिल को ना तोड़ दे। तभी मैंने तुम्हें शादी करने को बोला क्योंकि मुझे पता था वो तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए आज मैंने तुम्हें वो सब कहा, पर सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये जो फीलिंग मेरे मन में तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, ना कभी आई। जब तुम मेरे साथ थी तब तक मैं बहुत खुश था, पर जब तुम मुझसे दूर चली गई तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मैंने खुद के दिल की बात खुद में ही छिपा ली। फिर ईशान ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा ताकि मुझे अपनी क्यूट सी फ्रेंड की याद ना आए, पर उस वक्त तुम मेरे लिए फ्रेंड से कहीं ऊपर हो चुकी थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी फीलिंग समझ आई जो तुम्हारे रहते पता नहीं चली। ईशु बोली, पर मुझे अपनी फीलिंग का एहसास तभी था जब हम दोनों फ्रेंड थे। जब भी तुम्हारी को नकचड़ी फ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़ती थी मुझे गुस्सा आता था, तो बाद में पता चला वो गुस्सा नहीं जलन है जो मैं तुम्हें किसी के करीब नहीं देख सकती थी।
पर उस वक्त हम छोटे थे। अगर मैं तुम्हारे करीब रहती तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता, इसलिए मैं तुमसे दूर चली गई, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। कहीं तुम हमारी दोस्ती के चलते मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेते, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए तुमसे दूर हो गई। अभी गुस्से से बोला, ओह तो तुम इस वजह से दूर हुई थी, पर मेरा दर्द नहीं दिखा तुम्हें। मुझे लगा था तुम मेरी वजह से अंकल आंटी और ईशान से दूर गई हैं। मुझे इस बात का गिल्ट होता था। अगर तुम यहीं रह कर भी कुछ दिन मुझसे बात ना करती तो मुझे मेरी फीलिंग्स पता चल जाती ना। अरे तुम्हें तो मुझसे दूर जाना था, ठीक है दूर जाना था ना, तो अब दूर ही रहो। तुम बहुत कर ली तुमने मनमानी, अब अभिमन्यु प्रताप की चलेगी। उसने ईशाना को उसकी सीट पर बैठा दिया और स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर दी। आज अभी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे वो सबको अलग कर देता है। जो डर उसने देखा था ईशाना के दूर होने का, वो उसको वहम लगने लगा था, क्योंकि ईशान उससे कहता था ईशु अपने करियर की वजह से दूर गई है। धीरे धीरे ये डर उसका कम होता गया, पर आज वो डर उसका सही साबित हो चुका था। इससे उसका गुस्सा खुद पर बढ़ चुका था। उसने गाड़ी सीधा जाकर रोकी। गाड़ी पार करके वो अंदर चला गया। उसने एक बार भी ईशु की तरफ नहीं देखा। वो तब से बहुत जोरों से रो रही थी। गलती उसकी भी नहीं थी। उसको लगा था कहीं उसकी मोहब्बत के चक्कर में वो अभी की दोस्ती को ना खो दे। अभी वो उसी इश्क को जो होना हो ये बर्दाश्त कर सकती थी, पर उसकी वजह से उसकी दोस्ती भी खराब हो ये वो नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप उससे अलग हो गई। वो अभी के पीछे गई, पर तब तक अभी अंदर जा चुका था। वो अभी के घर पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप अपने आंसू साफ करके अपने घर में चली गई। घर में इस वक्त कोई नहीं था, शायद सब बाहर गए हुए थे। ईशु ने अपना बैग सोफे पर पटक दिया और खुद बेड पर गिर कर रोने लगी। उसने रोते रोते कई बार अभी को कॉल लगाया, पर अभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक टेस्ट लिखकर अभी फ़ोन पर सेंड कर दिया और वो रोते रोते कब सो गई उसको पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अभी अपने पैचिंग बैग पर बुक्के बरसा रहा था। वो अभी आज बहुत गुस्से में लग रहा था, वरना ईशु जब से आई थी उसने गुस्सा करना छोड़ दिया था। वो जब तक मुक्के बरसाता रहा तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर थक हार कर वहीं बैठ गया। वहीं कॉलेज में विनीत बड़े ही प्यार से अविका को निहार रहा था, पर अविका बुक में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसको किसी की आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई, तो उसने झट से आंखें उठाकर देखी तो उसकी आंखें सीधा विनीत से भिड़ गई, जो बड़े ही प्यार से उसकी बिहार रहा था। आज अविका को उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। ये देखकर उसके हार्ट बीट बढ़ गई, पर अगले ही पल उसकी विनीत की बाकी लड़कियों के साथ हरकत और खुद के लिए बेरुखी याद आ गई। उसने झट से अपनी नजरें विनीत से हटाकर बुक में गड़ा ली। अविका का बेरुखापन देखकर विनीत के दिल में हुक उठी। ये फीलिंग उसको अविका के साथ पहली बार हुई थी, वरना लड़कियां उसके एक आंख के इशारे से उसके सामने हाजिर रहती। कभी उसने किसी की नाराजगी नहीं झेली, पर अविका के साथ ये एहसास उसको बहुत ही प्यारे थे। वो पूरी जिंदगी अविका के ये नखरे उठाने के लिए तैयार था। अविका ने अपनी नज़रें बुक में जमा ली। उसने गलती से भी अपनी नज़रें उठाकर विनीत को नहीं देखा, पर वो विनीत की आंखों की तपिश महसूस कर रही थी। ये देखकर उसने खुद के चेहरे को छिपाने के लिए बुक से अपना चेहरा कवर कर लिया। अविका की इस हरकत से विनीत मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद अविका को देखकर वो बाहर चला गया। उसको जाता देखकर अविका ने चैन की सांस ली और आराम से अपने नोट्स बनाने लगी, पर दिल विनीत में ही उलझा था। अविका की इस हरकत से विनीत मुस्कुरा उठा। शाम हो चुकी थी तो अविका बाहर निकल कर जाने लगी। वो कुछ आगे ही गई थी कि तभी उसके किसी ने पीछे की तरफ खींच लिया और उसकी कमर को पिलर से टेका दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अविका को कुछ पता ही नहीं चला। उसकी बॉडी डर के कारण कांपने लगी। उसने कस के आंखें बंद की हुई थी। अविका को डर से कांपते हुए देखकर विनीत ने उसको कस के गले लगा लिया। अविका को अब विनीत की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने झट से आंखें खोली और विनीत को धक्का दे दिया और बोली, क्या चाहते हैं मिस्टर विनीत आप मुझसे? क्यों बार बार मुझसे चिपक रहे हैं? क्या वो दिया
विनीत की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं रही तुम्हारी ज़िंदगी में, जो मुझे अपनी लाइफ में जगह देने आ गए, पर ये तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। मैं तुम्हें कभी अपनी लाइफ में जगह नहीं दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी विनीत ने उसको पीछे से जकड़ लिया और उसके कंधे पर अपने एक गाल को टिका लिया। अविका उसकी पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर वो खुद को विनीत की पकड़ से नहीं छुटा पाई। उसने खुद को विनीत को बाहों में ढीला छोड़ दिया। विनीत ने अविका को घुमाकर वापस से उसकी पीठ दीवार से लगा दी और उसको पूरी तरह से अपनी बाहों में ब्लॉक कर दिया, जिससे अविका कहीं नहीं जा सकती थी। विनीत उसके चेहरे को देखते बोला, मुझे माफ़ कर दो अविका, मुझे अब रियलाइज़ हो गया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अब तुम और तुम्हारा प्यार मेरी नस नस में भर चुका है। अब मेरा दिया से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा दिया से अब कोई भी वास्ता नहीं है, मुझे बस अब तुमसे ही वास्ता रखना है। ये बोलकर वो अविका को किस करने की कोशिश करने लगा। उसकी पकड़ अविका से ढीली पड़ रही थी। मौका पाती अविका ने विनीत को धक्का दे दिया और चिल्लाते बोली, क्यों, अब क्या हो गया अचानक? दिया जो तुम्हें अपना जिस्म तक देती थी, तुम्हें भी उसके जिस्म की भूख थी, उसने तुम्हें जिस्म बेचना बंद कर दिया क्या, जो तुम अब मेरे पास चले आए? ये सुनकर विनीत की मुट्ठी गुस्से से पिच गई, पर वो खुद को शांत किया हुआ था। वो अभी अविका से कुछ नहीं कहना चाहता था। अविका का कहना जारी था, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है तुम्हारी करतूतों का? मुझे सब पता था, इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती थी मैं। पर विनीत को सब कुछ बोल गई। उसको खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो जानती थी विनीत उससे पहले प्यार नहीं करता था। ये विनीत ने उसको पहले ही बोल दिया था, पर ये उसकी गलती थी। ये जानते हुए भी वो विनीत के करीब गई, पर अब तो उसको पता चल चुका था विनीत उसको चाहने लगा है और उसने कितने गुस्से में ये सब उसको कहा है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। विनीत भी अपनी जगह ठीक था और अविका भी। कुछ सोचकर वो उठकर विनीत की तरफ चली जाती है और पीछे से उसके गले लग जाती है। वो विनीत की पीठ पर अपना चेहरा रख कर रोने लग जाती है। जब कई देर तक विनीत से अविका का रोना बर्दाश्त नहीं होता तो वो घूमकर उसको गले लगा लेता है। अविका रोते रोते उसे सॉरी बोल रही थी। जब विनीत ने खुद अविका को गले लगाया तो अविका का रोना तेज हो जाता है। जब कई देर तक वो रोना बंद नहीं करती तो विनीत उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहता है, बस कर अविका, तुझे पता है ना मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता ना। पहले देख सकता था जब मैं तुझे प्यार नहीं करता था, अब नहीं देख सकता, जबकि मुझे ये पता है मैं तुझे दिलो जान से चाहने लगा हूँ। वो जो तूने देखा वो मेरी मजबूरी थी। मैं दिया से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार करती थी और मैं चाह कर भी उसको दूर नहीं कर पा रहा था। तुझे तो पता ही है मैं पहले कैसा था, लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती थी। उस वक्त मैं भी बेवकूफ़ था जो उनके पीछे पड़ा रहा, पर तुझे देखते ही मुझे तुझसे प्यार हो गया। पर मुझे उस वक्त पता नहीं था और अब तो मैं सबके सामने कहता हूँ मैं अविका से प्यार करता हूँ और मैं तेरे साथ तो ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तुझे सिर्फ महसूस करना है, ना कि तेरे जिस्म को पाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे इतना रुला दिया। अविका उसके सीने पे मारती हुई कहती है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। माना तुम प्यार नहीं करते थे, पर बाद में पता चलते तुमने मुझे नहीं बताया और फिर भी उस दिया के गले पड़े रहे। ये कहकर वो कमरे ने बाहर चली गई। विनीत अपनी शर्ट पहनकर अविका के पीछे गया। तब तक अविका अपनी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। जिसके साथ जो करना है कर, जिसके साथ सोना है सो जा, पर मुझे बख्श दे। उस लड़की दिया की वजह से तूने मुझे छोड़ दिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तू मुझे प्यार नहीं करता। तेरी भी बाकी लड़कों की तरह कुछ ख्वाहिश थी, कुछ ज़रूरत है जो मैं दूर रहकर पूरी नहीं कर पा रही थी। तब तुझे जाना पड़ा किसी और लड़की के पास। पर अगर ये कह देता ना मुझे तेरे जिस्म की ज़रूरत है, तो मैं शायद तेरे लिए खुशी खुशी तेरे साथ सो जाती। पर मैं गलत थी जो तुझे प्यार कर बैठी। जिसको प्यार नहीं करना आता, बस दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना आता है। उसकी बात सुनकर विनीत का सब्र जवाब दे जाता है। वो अविका की बाहों को कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे के करीब आकर कहता है,
है। बस बहुत बोल लिया तूने। क्या कहा? क्या ख्वाहिश है मेरी? क्या ज़रूरत है जो तू पूरी नहीं कर पाएगी? बहुत से मौके थे मेरे पास तेरे जिस्म को पाने के, पर उस टाइम भी मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ मैं कई लड़कियों के साथ सोया हूँ, पर मेरी फीलिंग्स तेरे लिए प्योर है। पर आज मैं तुझे बताता हूँ क्या ख्वाहिश है मेरी। वो उसको अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में गिरा देता है, खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है। उसके गुस्से को देखकर अविका एक पल के लिए डर जाती है। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था उसने बहुत कुछ गलत बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। उसको भी पता था अब विनीत को उसके प्यार का एहसास हुआ है, तब से उसके पीछे घूम रहा है। वो विनीत से बात करना चाहती थी, पर विनीत के गुस्से को देखकर कुछ बोल नहीं पाती। वो डरी सहमी सी गाड़ी के कोने में सिमट कर बैठ जाती है। कुछ देर में विनीत अपनी गाड़ी एक घर के सामने रोकता है, फिर पीछे आकर अविका को वापस अपनी बाहों में उठा लेता है। अविका उससे कहती है, ये क्या कर रहा है तू विनीत? ये सब गलत है यार, मेरी मर्जी के बगैर तू ये सब करेगा? पहले तो नहीं किया कभी, मुझे पता है अब भी नहीं करेगा। विनीत उसको गुस्से में घूरने लगता है तो अविका उसके बाहों में चुपचाप सिमट जाती है। विनीत उसको एक कमरे में ले जाता है और उसको धड़ाम से बेड पे गिरा देता है और गेट की कुंडी लगाकर अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। उसके इस बर्ताव से अविका का गला सूखने लगता है। वो घबराहट के मारे कांप रही थी। वो सिमट के बेड पे सरकने लग जाती है। उसको बहुत डर लग रहा था। विनीत धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अविका बेड पे पीछे की तरफ सरक रही थी। विनीत के बढ़ते कदम के साथ अविका की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। विनीत उसके करीब आकर उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अविका उसके सीने से लग जाती है। विनीत अविका के चेहरे को ऊपर करके उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और बड़े ही बेतरतीबी से उसके होठों को चूमने लगता है। अविका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कस के चादर को पकड़े हुए थी। विनीत उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसके हाथ लगातार अविका की बॉडी पर चल रहे थे। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अविका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कस के चादर को पकड़े हुई थी। विनीत उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसके हाथ लगातार अविका की बॉडी पर चल रहे थे। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। विनीत लगभग अपने होश खो चुका था। वो अविका के जिस्म से आती खुशबू में बिल्कुल खो गया था। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वहीं अविका भी विनीत की मौजूदगी में बिल्कुल खो गई थी। ये एहसास उसको कभी नहीं हुआ। वो चाहे कितना भी कह ले वो विनीत से प्यार नहीं करती, पर यह सब सच नहीं था, बल्कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विनीत ने एक बार फिर अविका के होठों को अपने होठों में बींच लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल रहे थे। कुछ देर बाद विनीत को होश आया। वो कितना गलत कर रहा था अविका के साथ। वो बस उसको डराना चाहता था, पर वो अविका की नज़दीकियों में बह गया। वो जल्दी से अविका के ऊपर से हटा और बालकनी में चला गया। विनीत के जाने के बाद अविका को भी अपनी पोजीशन का भान हुआ। फिर उसको अपनी कई बातें याद आने लग जाती हैं। उसको बहुत हर्ट होता है वो कैसे वो सब कह गई थी। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी विनीत उसका हाथ खींचकर अपने करीब कर लिया। अविका की आंखें बरस रही थी। उसका गोल चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। विनीत उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ कर कहता है, एक बार तो सुनना यार, जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे टाइम दे, मैं तुझे सब क्लियर करता हूँ। पर ऐसे रो मत ना बच्चा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं। अविका उससे गुस्से में कहती है, छोड़ मुझे, मुझे अपने गंदे हाथों से छू भी मत। जो बात करनी है मुझसे दूर रह कर जा उस दिया के पास। विनीत उसको छोड़ने की बजाय उसको कमर से कस के पकड़ लेता है, पर अविका उसकी बाहों में से निकलने की कोशिश करती है तो विनीत उसको उसके कमर से पकड़कर उसकी पीठ गाड़ी से चिपका देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यार एक बार समझने की कोशिश तो कर। मैं तुझे बताने वाला था, पर मैं तुझे कुछ दिन तंग करना चाहता था, तुझे जलन महसूस करवाना चाहता था। अविका बोली, पहले ही मैं जलन के मारे तिल तिल मर रही थी, तब तुम्हें नहीं दिखा था क्या जो अब भी जलाना बाकी था? अब मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो जाने लगी। तभी विनीत ने उसको खींचकर अपनी बाहों में उठा लिया। अविका बोली, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो वरना मैं चिल्ला दूंगी, समझे तुम? विनीत बोला, जान अगर तुम्हें चिल्लाना है तो शौक से चिल्लाओ, पर तुम्हारी आवाज़ लोगों तक नहीं जा पाएगी। अगर यकीन नहीं हो तो चिल्ला कर देख लो।
अविका ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी विनीत ने उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया। अविका की आवाज़ मुंह में दब कर रह गई। विनीत ने उसको किस करते हुए उसके तरफ एक आंख दबा दी। ये देखकर अविका गुस्से से जल उठी। उसने विनीत के निचले होठ को काट दिया, पर विनीत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जल्दी से कमरे में आकर अपने पैर से दरवाज़ा बंद कर दिया, पर उसने अविका को किस करना नहीं छोड़ा। उसने एक बार फिर अविका को बेड पर लिटा दिया और उसके होठों को छोड़कर बोला, तुम्हें बड़ा शौक है ना मेरे होठ काटने का, अब शौक से काट सकती हो। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ जान। अविका ने देखा विनीत के निचले वाले होठ से खून बह रहा था। ये देखकर अविका को बहुत दर्द हुआ। वो अपने हाथ से विनीत के होठ का खून साफ करने लगी, पर विनीत ने अपना चेहरा घुमा लिया और उससे बोला, जैसे खून निकाला है वैसे ही साफ भी कर दो। अविका ने देखा विनीत की आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार था। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और विनीत के होठों को किस करने लगी। अविका ने देखा विनीत की आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार था। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत विनीत के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों अलग हुए। अविका ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर विनीत अविका को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। किसकी तपिश अविका भी अपने चेहरे पर कर पा रही थी। जब कई देर तक उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने शर्मा कर खुद को विनीत की बाहों में छुपा लिया। विनीत ने भी उसको अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं दूसरी तरफ ईशाना रात के 8 बजे उठी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी आंखें उसको भारी लग रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो खुद से उठ सके, इसीलिए वो वापस बेड पर सो गई। कुछ देर बाद जब अंजलि जी कमरे में आई ईशाना को उठाने के लिए, क्योंकि वो दोपहर के 3 बजे से सो रही थी, उन्होंने कुछ देर तक उसको सोने दिया। पर अंजलि जी ने जब खाने के लिए आवाज़ लगाई तो ईशु कोई जवाब नहीं दिया, तो अंजलि जी उसको देखने ऊपर ही आ गई। वो ईशु को मुस्कुराते हुए उठाने लगी और उसको प्यार से आवाज़ देने लगी, पर ईशु ने इस बार भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो अंजलि जी उसके बालों में अपने हाथ फिराने लगी। तभी उनको महसूस हुआ ईशु का माथा बहुत गर्म था, तो उन्होंने ईशाना के हाथ पाँव को छू कर देखा तो वो भी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। उन्होंने कई बार ईशु को आवाज़ दी, पर ईशाना चुपचाप सोई हुई थी। वो जोरों से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गजेंद्र जी और ईशान ऊपर भाग कर आए। गजेंद्र जी बोले, अंजलि जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आप तो ईशु को बुलाने के लिए आई थी ना। अंजलि जी रोते बोली, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, देखिए ना बोल भी नहीं रही है, उसको बहुत तेज़ बुखार है। गजेंद्र जी ने ईशु को चेक किया तो उसको सच में बहुत तेज़ बुखार था। ईशान बोला, पापा मम्मा आप मम्मा को संभालो, मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आए जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने ईशु को चेक किया और बोले, ज़्यादा कुछ नहीं है मिस्टर सिंह, ईशु बेटा बिल्कुल ठीक है, बस ठंड बढ़ रही है ना, उसके कारण उसको सर्दी लग गई और बुखार हो गया, ठंड के कारण ही ये बेहोश हुई है। चिंता मत कीजिए, इंजेक्शन लगाया है, कल तक ठीक हो जाएगी। फिर कुछ दवाई निकाल कर देते हुए, जब सुबह ईशु को होश आए तो ये पिला देना, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गजेंद्र जी बोले, ठीक है डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बड़ा थैंक यू, आप रात होने के बाद भी आए। डॉक्टर मेहता बोले, सिंह साहब थैंक यू की कोई बात नहीं है, ईशु बेटा मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। चलो अब मैं चलता हूँ। गजेंद्र जी बोले, नहीं डॉक्टर मेहता ऐसे कैसे, डिनर तो करके जाना पड़ेगा। डॉक्टर मेहता बोले, सिंह साहब आज नहीं, आज मैं डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ, हॉस्पिटल से सीधा यहाँ ही आया हूँ, घर जाता हूँ वरना वाट लग जाएगी। एक और इशू मेरा वहाँ वेट कर रही है, आप तो जानते ही हैं कितनी नटखट है, मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है। गजेंद्र जी बोले, बच्चियाँ तो ऐसी ही होती हैं डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता बोले, अब इजाज़त दो सिंह साहब। ये बोलकर उन्होंने अपना बैग उठा लिया। गजेंद्र जी बोले, ईशान डॉक्टर मेहता को बाहर तक छोड़ कर आ। ईशान डॉक्टर मेहता के साथ बाहर चला गया। अंजलि जी ईशु के पास बैठी हुई, ईशु को ग्लूकोज चढ़ रही थी। अंजलि जी रो रही थी। गजेंद्र जी बोले, अंजलि जी आप रो क्यों रही हैं, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बेवजह आप अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगी, कम से कम अब आप तो ये सब मत करिए। अंजलि जी बोली, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो जाता है, हर कोई बुरी नज़र लगा देता है, ज़रूर किसी बाहर वाले ने टोक दिया होगा।
तभी उसको नज़र लग गई बाहर वालों की। कितनी बार मैंने कहा नज़र का टीका लगा कर जाया कर बाहर, या जाना ही बंद कर दे, पर कोई सुनता है मेरी इस घर में। गजेंद्र जी अंजलि की बातों पर मुस्कुरा दिए। वो अंजलि जी को गले लगाते बोले, अंजलि जी, डॉक्टर मेहता ने कहा ना हमारी ईशू को वायरल बुखार आता है, कोई नज़र नहीं लगी है, अब आप चुप हो जाइए। तभी वहाँ ईशान आया और बोला, पापा नीचे अविनाश अंकल और आरती आंटी आए हैं। उनको बाहर डॉक्टर मेहता ने ईशू की तबीयत के बारे में बता दिया। तो गजेंद्र जी बोले, तो उनको यहाँ ले आते, नीचे क्यों छोड़ आए। तभी अविनाश जी की आवाज़ आई। वो बोले, हम यहीं आ गए सिंह साहब, हमें बाहर मेहता साहब मिले, उन्होंने ईशू की तबीयत के बारे में बताया तो पूछने चले आए। आरती जी ईशू के माथे पर अपना हाथ रख कर बोले, अंजलि क्या हुआ है मेरी ईशू को, एकदम से सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया। अंजलि जी कुछ कहती उससे पहले गजेंद्र जी बोले, भाभी जी कुछ नहीं हुआ है, बस ठंड लगने से बुखार हो गया है और सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ग्लूकोज लगाई हुई है डॉक्टर ने, और कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। फिर अविनाश को कहते हैं, अविनाश जी चलो हम बाहर बैठकर बातें करते हैं। फिर वो ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। ईशान भी उनके साथ ही चला जाता है। ईशू के पास अंजलि जी और आरती जी रह जाते हैं। आरती जी अंजलि जी को सोफे पर बैठा लेती हैं और कहती है, अंजलि मैंने अपनी बहू को तुम्हारे पास थोड़े दिन क्या छोड़ा, तूने तो उसको बीमार ही कर दिया। अंजलि जी आरती जी उसको हैरान नज़रों से देखने लगती हैं। तो आरती जी बोली, अंजलि ईशू यूं ही बीमार नहीं पड़ी है, कुछ बात तो हुई है अभी और ईशू के बीच, तुझे तो पता ही है ना, जब जब बचपन में अभी ईशू से बात करना बंद कर देता था तो ईशू बीमार पड़ जाया करती थी, मुझे लगता है आज भी यही हुआ है। अंजलि जी बोली, हाँ आरती ये तो मैं समझ गई, जरूर अभी और ईशू के झगड़े के कारण ईशू बीमार हुई है, पर वाकई तू ईशू को तेरी बहू। अंजलि जी बोली, अब तो तुझे मानना ही होगा क्योंकि मेरा अभी और तेरी ईशू एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बोलकर वो अंजलि जी के सामने फ़ोन कर देती है जिसमें अभी और ईशू की पिक थी जिसमें दोनों किस कर रहे थे। अंजलि जी बोली, ये बात आगे बढ़े, हमें बात आगे बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। क्या ईशाना की अभी से शादी होगी, क्या अभी उसे माफ़ कर पाएगा या फिर ईशाना की किसी और से शादी हो जाएगी। देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।